नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगा मस्त हैं, स्वस्थ है तथा खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के सामने प्रकट हो चुकी हूँ एक नया अंदाजी से एक चैप्टर लेकर के। चैप्टर का नाम है जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? अब लेखक के पहले से मैं बता देती हूँ। ये जो चैप्टर है ना, ये हमें ये बताता है कि हमारे भारत में अंग्रेजों ने हमें अमीर गरीब के अनुसार बांटा था, पर हमने इसे एक जाति के भेद पे बांट दिया। अंग्रेज कहते थे बंटवारा करो, राज करो, डिवाइड एंड रूल, आपको याद होगा। तो यही सेम रूल हमारे नेता ने हम पे अपनाया है, डिवाइड एंड रूल। बट यहाँ पे फर्क एक और माइनर से चीजों का हो गया है। यहाँ पे अमीर गरीब के साथ साथ लड़का लड़की, जाति भेद, और अगर टॉप में देखें, सबसे टॉप में अगर हम लोग डिवाइडेड हैं तो वो है सिर्फ और सिर्फ कास्ट, सिर्फ और सिर्फ धर्म। रिलीजियस के नाम पे लाखों लोग मर रहे हैं। जैसे हम पहलगांव में देख सकते हैं कि हमारा धर्म पूछ के हमें मारा गया। ये कहाँ हो सकता है? ये हमारे भारत में हो सकता है, बल्कि ये पाकिस्तानियों ने किया है। पर क्या आप ये नोटिस करते हैं कि जो अंदर का ये होता है, झगड़ा होता है, वो तो पाकिस्तानी नहीं करते, वो तो हम करते हैं, हम इंडियंस करते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ चैप्टर के बारे में हमें नॉलेज मिलेगा। तो चलिए पहले लेखक पर चले जाते हैं। लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। इनको ये फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के पिता माने जाते हैं, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? देखो हाईलाइट कर लेना। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में। कौन से परिवार में? दलित अर्थात यहाँ दलित का अर्थ क्या है? यहाँ दलित का अर्थ है गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। क्या ऐसे परिवार में हुआ था? गरीब परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोध बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे, ठीक है, सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, एक मिनट, किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से। किसके प्रोत्साहन से? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, ठीक है। पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका, कहाँ चले गए? न्यूयॉर्क, अमेरिका चले गए। फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए, ठीक है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक और में अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। इन्होंने संस्कृत के बारे में बहुत सारी ज्ञान पाए। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं किया। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावादी तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। इतने सारी चीज उनके अंदर, लोग बोलते हैं कि एक इंसान कैसे परफेक्ट हो सकता है, वो इतने सारी चीज के टैलेंट करा दिए थे, ठीक है। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। स्वदेश में उन्होंने क्या किया? वकालत किया। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों का मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अछूत जैसे जो छोटे कास्ट के, उसको मैं छूंगा नहीं, और यार मैंने इसको छू दिया, ले घर जाके तो हम कुड़ाएंगे, पिटाएंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटा कास्ट का है, मैंने उसके साथ छू दिया। मैं तो पंडित हूँ, मैं कैसे छू सकता हूँ? ऐसा नहीं है। हमारे घर में अक्सर यही सिखाया जाता है, तुम पंडित हो, तुम धोबी तो समझते ही होंगे लोग, धोबी से दोस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम छोटे कास्ट के साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, ठीक है, वो चलता है हम लोग के घर में। पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने उस चीज के ऊपर दबाव दिया, उस चीज के वो मिटाने के लिए बहुत संघर्ष किया। स्त्रियों को अपना अधिकार दिलाने के लिए। स्त्री किस लिए थी? घर में मार पीट करो, घर में रखो, खाना बनाए, खाना खाए, खत्म। यहाँ तक ही स्त्री प्रथा तो हम सब जानते हैं, पति मरा मर जाए। क्यों? उसकी खुद की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान अगर कुंवारी रहे तो बाप तक सीमित, और अगर शादी हो जाए तो एक अपने हस्बैंड तक सीमित। ऐसा नहीं है, उसका खुद की भी एक लाइफ है, वो अपने हस्बैंड के बाद भी जीना चाहती है। मजदूरों के साथ जो मजदूरों को 16 घंटे काम, मजदूरों को 16 घंटे काम कराया जाता था और पैसा घंटा मिलता था। इस सब अधिकारों पे इन्होंने सम्मान दिलाने का बहुत प्रयास किया, मतलब संघर्ष किया, मेहनत की, और आखिरकार मिला भी, ठीक है।
इन्होंने चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। इनके कौन कौन से? बुद्धा, कबीर और ज्योतिबा फुले। अब इसका बाद देखते हैं। बुद्धा एक मेडिटेशन, शांति वाले इंसान के लिए जाने जाते हैं जिनको। कबीर किसी भगवान में भरोसा नहीं रखते थे, और जो भगवान में भरोसा रखता था उससे ये 11वें चैप्टर में एक है कबीर का कि संतो देख बड़ोना भय, मतलब संत देखो जग बड़ना हो गया है, सिर्फ पूजा पाठ में लगा है, वो भी दिखावा वाले चीजों में। ठीक है, वो अगर जुड़ना है तो आध्यात्मिक से जुड़े। ठीक है, ये भी उस सब चीजों में विश्वास नहीं रखते थे। और ज्योतिबा फुले ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने छोटा छोटा जन संघर्ष पे जोर दिया, इसलिए ये तीनों इनके प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। उनके चिंतन व भारत के संविधान निर्माण में इनकी, जैसे हम लोग पढ़े ही हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, ये कारण ही हम आज इन्हें भारतीय संविधान की निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब यहाँ देखेंगे दिसंबर 1956 ईस्वी में, कब? दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। ये ज्यादातर इंग्लिश में ही लिखे हैं। हु आर शूद्राज, हु द अनटचेबल। ठीक है, ऐसे लिखे हैं इन्होंने, पर भोजपुरी में लिखते तो एक अलग ही वाइब रहता, तो समझ ही रहे हो। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके पता चलेगा क्यों। हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय ने कल्याण मंत्रालय ने बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में, कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण, या ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसलिए मैंने बोला ये जरूरी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ओके, ठीक है। के ललई सिंह, कौन किया? ललई सिंह यादव ने। भाषांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। किसने किया? ललई सिंह यादव ने किया। ललई सिंह यादव ने किया, याद रखना। ठीक है, मैंने तो पूरा इसको ढक ही दिया है, बुक में ढूंढ लिया लोग। ठीक बात, चलो। द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल। कौन सा? जाति पाति तोड़क मंडल। कौन सा मंडल? जाति पाति तोड़ दो, जाति पाति तोड़ दो मंडल। कहाँ से? लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से। वार्षिक सम्मेलन सन 1936, कितने? सन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन, मतलब ये क्रांतिकारी दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरे जो आयोजक थे उनको उनकी सहमति नहीं मिल पाई थी इनको। ठीक है, इसीलिए ये स्थगित हो गया और ये पढ़ा ना जा सका। क्या ना जा सका? पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप दिया, इसे स्वतंत्र सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मुख्ययुगीन अवनिश्चित संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधार रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकार प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रात विविधता का दृष्टिकोण उभरा है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह, अरे बाप रे बाप, ये तो हिल गया है, आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है, मतलब पूरा शिक्षा से भरपूर है, कुछ के भरल है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, इसका नाम है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यह विडंबना की बात है। क्या? किसकी बात है? सोचे वाला बात विडंबना की बात है कि इस युग में भी जाति को अलग करना के पोषकों की कमी नहीं है। जो ये अलग करने रहे हैं उनकी कमी बिल्कुल नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, इसके जो बढ़ावा देते हैं वो इसको कई आधारों पर ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं। नहीं, जाति प्रथा सही है, हर तरीके से जाति प्रथा सही है। क्या है कि हम सपोर्ट करते हैं इसलिए जाति प्रथा, जो गलत है। समझे? तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जाति ये हम लोगों के मन का एक सिर्फ और सिर्फ वहम है। ठीक है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता,
के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। अब ये जो बढ़ावा दे रहे हैं कुछ छठे उठे लोग, कुछ छाटे वाटे लोग, वो लोग इसे कार्य कुशलता के लिए जरूरी मानते हैं कि अगर कार्य, जैसे कि तुम राजपूत हो, तुम सोनार हो तो तुम सोना करोगे, आईएएस नहीं बन सकते हो। सोनार हो मतलब तुमको सोना ही बेचना है, कंफर्म है। तुम कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, तुमको बिचवाएगा लोग सोना ही। तुम शूद्र हो, जो छोटा कास्ट होता है, तुम कुछ कर लो, कितना भी तेज हो, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी एग्जाम निकाल लो, तुमको जूता पॉलिश करना है। क्या करना है? जूता पॉलिश करना है। तो ये कभी दिमाग में नहीं बैठाना, ये दिमाग में कभी नहीं बैठाना। अब तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, रिजर्वेशन है, वो तो मेरे साथ गलत हो जाता है क्योंकि हम जनरल में आते हैं, हमको सल इतने पैसा नहीं है मेरे पास भी, पर फिर भी हम रिजर्वेशन में फंस जाते हैं। मेरे दोस्त लोग का कम लगता है, मेरे से कम लगता है हर चीज में, मेरे ज्यादा लगता है। बोलते लग रहा है पहले से ही जानता है कि हम अमीर हैं। वो बात अलग है कि दिखावा अमीर का कर लेते हैं, पर हाँ तुम याद रखना कि तुमको कुछ भी हो जाए, तुम ये नहीं सोचोगे कि हाँ ये है, हम शूद्र हैं तो हम छोटा ही काम करेंगे, अगर दाई के बेटे हैं तो दाई ही करेंगे, अगर ड्राइवर के बेटे हैं तो ड्राइविंग ही करेंगे। नहीं, ड्राइवर के बेटे आईएएस बनो, सभी वाले के बेटे। मैं ये नहीं कहती कि आईएएस ऑफिसर ही बनो हर कोई, नहीं, हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। जो बनो अपनी रुचि के अनुसार बनो, जिसमें तुम्हारी पूरी लगे कि हाँ मेरी तो पूरी एनर्जी इसमें जा रही है, मैं सबसे ज्यादा फोकस इस चीज को लेके हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं कि अरे सीधा जाओ, सब सीधा सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि सरल है। नहीं, तुमको बल्कि टेढ़ा टर्न लेना पड़े, लेकिन अगर तुमको टेढ़ा टर्न लेने में अच्छा लग रहा है, तुम हो कि हाँ मैं श्योर हूँ कि मैं टेढ़ा टर्न लूंगा तो मैं अच्छा करूंगा, मैं अपना 100% कर पाऊंगा, तो तुम टेढ़ा टर्न ही लेना, ठीक है। और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, जाति प्रथा किसका रूप है? श्रम विभाजन का रूप है। जाति के आधार पर काम को बांट दिया जाता है, ठीक है, उसका दूसरा रूप है। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। श्रम विभाजन के साथ साथ ये जो जाति प्रथा है वो श्रम कामों को तो बांट रहा है, लेकिन मजदूरों को भी बांट दे रहा है। कामों को तो बांट रहा है लेकिन मजदूरों को भी बांट दे रहा है। ये जो जाति प्रथा है वो मजदूरों को भी बांट दे रहा है, का रूप ले लिया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। जो श्रम विभाजन है, जो कामों का बंटवारा है, वो जरूर ही सभ्य समाज मतलब एक अच्छे समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कोई भी समाज ऐसा नहीं करता है कि एक अस्वाभाविक, जैसे तुम उस लायक नहीं हो पर फिर भी हम तुमको मैनेजर का पोस्ट दिए हैं, बिल्डिंग बन रहा है, मेन तुम हो गए, बल्कि तुम उस लायक नहीं हो, बट हाँ तुम पंडित हो, तुम राजपूत हो, तुमको बड़ा जाना चाहिए, तुमको बड़ा पोस्ट मिलना चाहिए। तुमको सब नॉलेज है कि बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, बट नहीं, तुम छोटे कास्ट के हो तो तुम मजदूरी ही करोगे। तो ये कभी ये अस्वाभाविक बंटवारा नहीं करता है, सभ्य समाज कभी स्वाभाविक बंटवारा कर ही नहीं सकता है, ठीक है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जैसे बंटवारा हो गया, अब उन्हें जाके भड़काएंगे कि ये जो बड़ा वाला है ये तुमको कामयाब होने नहीं देखना चाहता, बड़ा वाला को भड़काएंगे, ये जो नीचे वाला है वो तुमसे कामयाब होना चाहता है। ये जो है ना, ये हमारे नेता का एक साजिश है, ठीक है, ये हमारे नेता का एक साजिश है। नेता का क्या, अब लालू यादव को देख लीजिए, यादव 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 कर करके यादव का आधा वोट लेके चले गए, किए कुछ नहीं, जंगल राज बल्कि है, जंगल राज था, ठीक है, किए करेंगे ना कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस यादव यादव करके वोट ले लूंगा, बात खत्म। ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ये गलती सिर्फ नेताओं में नहीं है, बुद्धू हम बन रहे, अगर तेज रहते, समझदार रहते तो इतना हिम्मत कोई में नहीं थे। हम लोग बिहारी है सर, और बिहार में तो सबसे ज्यादा जाति प्रथा चला था। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिहारी है तो क्या हुआ, जाति प्रथा, जाति हम लोग सब भाई भाई, एक बिहारी 100 पर बिहारी, चाहे नीच कास्ट का हो या ऊंच कास्ट का हो, मिल के रहना है, ठीक है। और ऐसे भी हम बिहारी लोग के ही हरा सके। तो जो बिहार में जो जाति प्रथा चला था उस सब के जिम्मेदार हम रहुआ, बल्कि सब लोग बनी सर, ठीक हुआ।
जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। विश्व के किसी भी समाज में, दुनिया के किसी भी समाज में ये सब नहीं पाया। और भी जगह देखे तो नहीं, लेकिन बिहार में भी बहुत जाति प्रथा चल रहा है, चलता। ठीक बा। जाति प्रथा जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह बिल्कुल स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मनुष्य के आकांक्षाओं पे, उम्मीदों पे, जो ये एंटरटेनमेंट पे आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तित्व की क्षमता का सीमा विकसित करें, जिसमें अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। हम इंसान को उस लायक बनाए कि वो अपने कार्य का, जैसे मैंने बोला कि आप वही टर्न लो जो आपको कंफर्टेबल लगे, वही टर्न लो जो आपको पता हो कि आप अपना बेटर कर सकते हो, 100% दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो वहां पे ही लेना है। ठीक है, तो हम लोग इंसान को उस लायक बनाए, हम लोग इंसान को किस लायक बनाए, उस लायक बनाए कि वो अपने रुचि के अनुसार अपने कार्य का चुनाव कर सके। ठीक है, इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इसने मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरों के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से, अर्थात गर्भधारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर देता है। कोई मैड है, जैसे कि किसी के घर जैसे दाई आती होंगी, तो वो उसके पेट में जो बच्चा है उससे पहले ही निर्धारित कर लेना है कि तुम भी बड़े होकर के यही सब काम करोगे, हम लोग जैसे राजा महाराजा के घर पे काम करोगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज नहीं है। शायद उसको पढ़ने में रुचि हो, शायद वो पढ़ पढ़ के तुमसे बहुत आगे निकल जाए, तुमसे बहुत आगे, शायद तुमको उसके घर काम करना पड़े, लेकिन नहीं, हमारे समाज में चलता है तुम ड्राइवर के बेटे हो, तुम तो आगे जाके ड्राइवर ही करोगे। हम लोग ड्राइवर के अगर बेटे को देखा जाए तो हम लोग ड्राइवर के बेटे को उसी नजर से देखते हैं कि वो, हाँ, वो हम लोग के घर का ड्राइवर है। ठीक है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य का जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ना तुम्हारी कोई रुचि है, ना तुम्हारी कोई मन लग रहा है उस काम करने में, पर फिर भी तुमको करना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स वही कर रहे हैं, तुम्हारे कास्ट के लोग वही कर रहे हैं। अगर जूता पॉलिश कर रहे हो तो तुमको जूता ही पॉलिश करना है, चाहे तुम कुछ और कर सको, चाहे तुम मार्केटिंग में अच्छे हो, पर नहीं, तुमको जूता ही पॉलिश करना है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने वही किया था। और ये एक पेशे में बांध देती है इंसानों को। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। आजकल मोची का तो कुछ काम ही नहीं रह रहा है, उससे बल्कि वो मर जाए, लेकिन तुमको बनना मोची ही है। ये है हमारा समाज। ठीक है, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके भूखे मरने के अलावा कोई चारा क्या। इंडस्ट्री कितना ज्यादा बढ़ रहा है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। जो रोबोट है वो अब इंसान रोबोट को नहीं, रोबोट इंसानों को बनाने लग रहा है। अब रोबोट हमारा काम नहीं, हम रोबोट का कि किसी काम के लिए नहीं है, किसी भी काम के लिए नहीं है। रोबोट हमारा सारा काम कर सकता है। रोबोट मशीन, जैसे स्विच पहले था तो अब मशीन ही जरूरत पड़ने पे मशीन को स्टार्ट कर दे रहा, ऑटोमेटिक जिसका नाम रख दिए हैं हम लोग। इससे क्या हो रहा है, इससे जो वहां पे काम कर रहे हैं मजदूर, जैसे 10 मजदूर मिलके एक मशीन को स्टार्ट करके वहां कुछ कर रहे हैं, उन लोग को हटा करके उसको, अब ये लोग को तो पैसा बदलना पड़ेगा ना। अगर पैसा बदलने का स्वतंत्रता ना हुआ तो ये लोग तो भूखे मरेंगे। अम्बेडकर जी कहते हैं कि अगर पैसा बदलने का ना मिला, अम्बेडकर जी सब लोग तो मानना है ये कि अगर उसको पैसा बदल, वो तो भूखा मर जाएगा। लेकिन भूखा मर जाए, तुमको कोई और काम नहीं करना है, ठीक है, बल्कि तुम भूखा मर जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाति और तुम्हारे पेरेंट्स ने यही किया था। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। हिंदू धर्म, यहाँ पे स्पेसिफिक एक धर्म का नाम ले लिए हैं, हिंदू धर्म। मुस्लिम में भी देखिएगा, लेकिन हम हिंदुओं में कुछ ज्यादा ही है यार। ये यादव, पंडित, भूमिहार, ये सब आजकल इंस्टा पे बायो का भूमिहार, ये है तुम्हारा पहचान, भूमिहार। ये नहीं बताएंगे कि हम एक इंसान है, हम एक स्टूडेंट है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, फ्यूचर बना रहे ना, ये सब से क्या हुई, हम तो भूमिहार लिख देते, नहीं इसमें हमारा मान बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो उसका पैतृक पेशा, मतलब पुराने पापा वो वाला
भले ही वह उससे गत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बन गई है। अब देखो, अब तुमको कोई और काम नहीं चुनना है, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा परदादा यही काम किए हैं, तुमको भी यही काम करना है सेम, बल्कि तुम भूखे मर जाओ। अब तुम वो काम नहीं कर सकते, तुम बेरोजगार ही बैठोगे, क्योंकि उस काम में तो काम है ही नहीं वहां उस फील्ड में, तो तुम काम करोगे क्या, बेरोजगार रहेंगे। तो इसीलिए भारत में बेरोजगारी के ये प्रमुख कारण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ठीक है, श्रम विभाजन सॉरी बच्चों, पता नहीं क्यों तक कफ आ रहा है। हमको कफ है नहीं, खांसी भी नहीं है मुझे, बट कुछ छौंका जाता तो नहीं, मम्मी दाल वाल फ्राई करती वही वाला बदबू आ रहा ज्यादा, इसलिए तो। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रखता, खुद की इच्छा पर निर्भर नहीं रखता। श्रम विभाजन मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। तुम्हारा भावना क्या है, तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, कोई जगह नहीं है इस चीज के लिए। ठीक है, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि लोगों जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, बहुत विवश होकर करते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं और उनकी रुचि भी नहीं है उसमें, पर फिर भी वो कर रहे हैं। ठीक है, निर्धारित कार्य, जैसे मोची का बेटा मोची ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब जैसे तुम हो एक पंडित, ठीक है, पंडित हो, ऊंचा पोस्ट पे रहना, पंडित जवाहरलाल नेहरू देखो प्रेसिडेंट थे, क्यों, क्योंकि वो तो पंडित थे, उनका टैलेंट नहीं, वो पंडित थे। हमारा ये ई दिखल जाला, ठीक बा। ये सब अगर हुई कोई इंसान कैसे कुशल हो सकेला, तू ही लोग बताइए, कुशल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि ही नहीं है भाई पढ़ने में। पढ़ रहा है वो 1.5, लेकिन बनाना उसको IAS ही है। प्रेसिडेंट बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो मेरा बेटा पंडित है, मेरा बेटा प्रेसिडेंट बनेगा। अब उसका ना रुचि है पढ़ने में ना कुछ। मोची का बेटा इतनी देर रात पढ़ता है, तू मोची का बेटा होकर ज्यादा उड़ रहा है तू। मोची का बेटा मोची ही रहेगा, समझा। ये है हमारा समाज, ये रियलिटी है हमारे समाज की। अतः यह निर्वेद के रूप सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू मतलब उसमें ना रुचि है, कमाई कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी तुम वही काम कर रहे हो, तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक बहुत घातक चीज है, क्या हानिकारक, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। कौन से पहलू को? रचनात्मक पहलू को। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। अब तुम जाति प्रथा को लेकर, क्योंकि जाति प्रथा के पुस्तकों के अनुसार तो यही एक आदर्श समाज है, तो तुम्हारे अनुसार क्या है? तुम्हारे देखो नहीं बड़ा कैसे कर रहा है, तुम्हारे अनुसार आदर्श समाज का क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, हाँ ये पहचान में आ जाएगा, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किस पर आधारित होगा? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। जैसे तुम्हें प्यार तो होगा लेकिन वो जाति के अनुसार नहीं। धोबी, राजपूत, भूमियार सब मिलके रहेंगे, सबको समान इक्वालिटी मिलेगा, जो है सबको मिलना चाहिए। और स्वतंत्रता, तुम जो चुनना चाहो, जो काम करना चाहो तुम करो, तुमको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तुमको मेरा भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति होगी?
हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यह समाज में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ भी समाज में परिवर्तन होना चाहिए, इतना भाईचारा होना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, सबको साथ मिलकर वो करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए अपने समाज का। ठीक है, सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, अनेक संपर्क, जैसे तुमको काम नहीं है मैं तो तुमको काम दे देता हूँ। ठीक है, तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का यही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसका दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। दूध पानी, दूध को पानी में मिलाओ, पानी को दूध में मिलाओ, अलग कर लो, नहीं होगा। दोनों एकदम मिल जाते हैं एक दूसरे में। वो वाला पानी अपने आप को पूरा निछावर कर देता है दूध में, वो भी उजला रंग ले लेता है, जो हमारे दूध वाले भैया डेली करते हैं। आए मैम दूध, तुम अरे ये तो दूध है, पी लेंगे प्रोटीन आ जाएगा। नहीं, तुम पी रहे हो पानी ही। तो ये हम लोग नहीं समझ पा रहे, पर हम लोग के दूध वाले भैया कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से लोकतंत्र को समझ लिए, इसलिए पानी और दूध को फेंट के देते हैं। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भावना हो, इज्जत हो। फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड के प्रति बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ खत्म, दी एंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या सीखे? इसमें हम लोग ये सीखे कि कैसे जाति प्रथा हमारे देश को अंदर से खा रही है। ठीक है, हमारा भारत विकसित नहीं, विकासशील देश है, विकसित, विकासशील, अर्ध विकसित, तो ये विकासशील देश है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, पर क्या वो विकास अंदर से हो रहा है? क्या वो विकास हर हर स्टेट में हो रहा है, राज्य में हो रहा है, राजधानी में हो रहा है, शहर में हो रहा है, सिटी में हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बस ऊपर ऊपर दिख रहा है कि हम चंद्रयान छोड़ रहे हैं, सूर्य मिशन छोड़ रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर। अंदर से हमें हमारे नेता, हमें हमारे अंग्रेजों ने बांटा था अमीर गरीब को लेकर के। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, उसे डिवाइड एंड रूल को हमारे नेता ने कुछ अच्छे तरीके से, जो आजकल के बच्चे नहीं समझ पा रहे, वो हमारे नेता ने कुछ अच्छे से ही समझ लिया और हम लोगों को वही डिवाइड एंड रूल कर दिया। ये रहे यादव, ये रहे राजपूत। मैं यादव हूँ, अगर यादव का वोट ज्यादा है तो मैं यादव की तरफ चले जाऊंगा, अपना जेब भरूंगा, फिर इधर राजपूत की तरफ आ जाऊंगा, फिर अपना जेब भरूंगा, फिर इन दोनों कैसे लटकाए रखूंगा हवा में। वही करते हैं हमारे नेता बस। तो ये पूरा था कि हमारे जो जाति प्रथा है ना, इस पे कभी ध्यान नहीं देना बच्चों, क्योंकि मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी ऐसा नहीं है कि कास्ट, मैं कास्ट को लेकर बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम एक अच्छा आदर्श समाज की एक कल्पना कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना वहां जात का कोई ये नहीं रहेगा। भगवान ने इंसान को बनाया, अंग्रेजों ने अमीर गरीब काला गोरा ये बनाया, और हमारे अंग्रेजों ने धर्म को बना दिया। धर्म तो बनाया ही बनाया, उसके अंदर जाति को बना दिया, लो ये भी डाल देते हैं। ये नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण जी क्या है, कृष्ण जी यादवंशी आए, यादव है, कृष्ण भगवान हमारे ही घर जन्म लिए थे। अरे नहीं भैया, उनका बस नाम है, एक नाम को लेके तुम ये नहीं कह सकते कि यादव है, कृष्ण जी इतने महान थे मतलब मैं भी इतना महान हूँ। नहीं, तुम तो कुछ लायक नहीं हो, तुम तो कुछ लायक नहीं हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम कास्ट को लेके ऊपर हो तो बिल्कुल नहीं हो। हाँ, तुम अगर एजुकेशन से लेकर के अपने टैलेंट को लेकर ये समझ रहे हो कि तुम ऊपर हो, तो हाँ तुम ऊपर हो, बहुत ऊपर हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने कास्ट से लेकर ऊपर हो, मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं उस तरह से ऊपर हूँ, तो बिल्कुल तुम ऊपर नहीं, तुम बिल्कुल नीचे हो, मेरे पैर के नीचे। समझ रहे हो? तो ये था आज का हमारा क्लास। तो अब मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग मस्ती से पढ़ रहे हैं, मजा आता होगा। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद अगले चैप्टर में, अगले लेसन में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम। ठीक है।